नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 41, जिसमें कि 30 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है इस फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। बाई चांस आप बुक खरीदने स्टोर पे नहीं जा सकते हैं तो आप इसको फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है। अगर इस बुक से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नंबर व्हाट्सएप का दिया गया है, आप वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों के कहने पे हमने स्लाइड का कलर फिर सफेद रख दिया है, इंक का कलर लाल है, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, कोई परेशानी ना। मैंने आप लोगों का कमेंट पढ़ा, आपने बोला था कि मैम स्लाइड पे दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहती हूँ, माफ करिएगा अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कष्ट हुआ। तो चलिए अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं, जहां पर भी व्याख्या की जरूरत है या जिस प्रश्न में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम उनको डिस्कस करेंगे। और जो प्रश्न ऐसे हैं जहां पे डायरेक्ट आंसर है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, उसको हम एज इट इज आंसर बता के छोड़ देंगे। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेसियों को पदों का भूखा राजनीतिक कहा था? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉल्ड द पीपल ऑफ कांग्रेस आर दी हंग्री ऑफ द पोस्ट? किसने कहा था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के लोग हैं, वो पदों के भूखे हैं? पहला ऑप्शन आपको दिया गया लॉर्ड डफरिन, दूसरा आपको अरविंद घोष, तीसरा आपको बंकिम चंद्र चटर्जी दिया गया है और आखिरी आपको विनायक दामोदर सावरकर दिया गया है, वीडी सावरकर। तो मैं आपको बता दूं, पदों का भूखा ये किसने कहा? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। अगर हम लॉर्ड डफरिन की बात करें तो आप सभी को पता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। उस समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कि जो कांग्रेस है वो थोड़े से लोगों को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, केवल मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। ये स्टेटमेंट लॉर्ड डफरिन द्वारा दिया गया था। एक और वाइसरॉय थे जो कि 1905 के समय में थे, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था। उस समय इन्होंने ही बंगाल का विभाजन किया था और इनका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के लिए क्या स्टेटमेंट दिया था? इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है वो अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मैं चाहूंगा उसके पतन को देखना। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है तथा उसकी इच्छा है कि वह कांग्रेस की शांति में मृत्यु में सहायता दे सके। तो ये स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन द्वारा था। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं, दूसरे प्रश्न को। यहाँ पे अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न है, आर्टिकल से रिलेटेड। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है, आप लोग कहीं से भी पढ़िए, उत्तर दीजिएगा। अच्छा, अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछा ही जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। दिया है स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, आर्टिकल 350A, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट 165, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है 338A में। फिर बोला गया राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 315। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कौन सा आपका नॉट करेक्टली मैच्ड है, वो ये है स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। 350A नहीं, ये 350B होगा। ठीक है, यहाँ पे B होगा, याद रखिएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 का A। यहाँ पे अगर आप चाहें तो व्याख्या में देख भी लीजिए, यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए क्लास, आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं और पूरी संभावना है कि अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में भी आपसे पूछे जाए। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा रिवाइज बार बार करिएगा, चीजें दिमाग में बैठ जाएगी, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे मौर्यकालीन शासक
बिंदुसार आजीवक संप्रदाय की अनुयायी था। ठीक है, यहाँ पे कथन दिया गया है, दो ठो और बोला गया है कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। दूसरा दिया गया है कि जो आजीवक संप्रदाय था उसका संस्थापक मखली गोशाल था। ये तो डायरेक्ट प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, या फिर कुछ संप्रदाय के नाम दे दिए जाते हैं और यहाँ पे फाउंडर्स के नाम दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है सुमेलित करिए, इसको मैच करिए। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गोशाल था, ये एकदम सही है। और जो बिंदुसार था ये भी आपका आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, फॉलोवर था, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो तीसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे का सही उत्तर सी है। अब यहाँ पर हम कुछ और चीजें देख लेते हैं आजीवक संप्रदाय के बारे में। देखिए, जो आजीवक संप्रदाय था वो नास्तिकवादी था, भौतिकवादी था। वो कर्मों पे यकीन नहीं रखता था, पाप पुण्य की बातें नहीं करता था। ठीक है, नास्तिकवादी थे ये लोग, कर्म पाप पुण्य की बातें नहीं करते थे। तो ये किसकी बातें करते थे? ये कहते थे नीति में जो चीज लिखा है, मनुष्य की नीति में जो भी चीजें लिखा है वो उसको फेस करना है। तो यहाँ पे देखिए, आजीवक पुरुषार्थ में विश्वास नहीं करते थे। देखिए, अगर कभी पेपर में आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक प्रश्न बनाना होगा तो अभी तक तो ये पूछ लेते थे कि फाउंडर कौन है। अभी यहीं पे इसको इन्हें डिफिकल्ट बनाना होगा तो वो यही दे देंगे कि वो पुरुषार्थ पर यकीन नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। वे नियति को मनुष्य की सभी अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी ठहराते थे। नियति में जो चीज लिखी है वो होनी है, कर्म करना है करो, नहीं करना है मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, इनके जो विचार है वो सामंजस्य फल सूत्र एवं भगवती सूत्र में मिलते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आजीवक संप्रदाय से कोई प्रश्न पेपर में बनता है तो इतने पॉइंट्स आप अपने दिमाग में बना के रखेंगे। अब बिंदुसार से रिलेटेड कुछ और प्रश्न जो पेपर में बने हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सीधा प्रश्न था, अमित्र घात किसे कहा गया है, या फिर अमित घात का मतलब क्या होता है? तो शत्रु विनाशक इसका मतलब होता है और बिंदुसार का ये एक उपनाम है, याद रखिएगा। सिंहसेन और भद्रसार भी इसका उपनाम है। यहाँ पे अमित्र घात वाला ये पूछा गया था पेपर में, ये एक PYQ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। अब दूसरा प्रश्न जो पेपर में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो ये था, किसे दो समुद्रों के बीच का स्वामी कहा गया है? किसे दो समुद्रों के बीच का स्वामी कहा गया है? तो वो बिंदुसार को कहा गया है। क्यों उसको बिंदुसार को कहा गया है? क्योंकि इन्हें जो साम्राज्य इनके पिता द्वारा विरासत में मिला था उस साम्राज्य को ये साउथ तक इन्होंने एक्सटेंड किया, फैलाया। कर्नाटक पूरा रीजन इधर इन्होंने फैलाया। और आपको पता है इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी है। तो दो समुद्रों के बीच का स्वामी किसे कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया, कभी मत भूलिएगा। अमित्र घात किसे कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया, कभी मत भूलिएगा। अच्छा, और एक चीज आप याद रखेंगे, यहाँ पे एथनियस, देखिए एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ये भी पेपर में प्रश्न था कि एंटियोकस के से किसने मीठी बेर, मदिरा और दार्शनिक भेजने को कहा था? वो था बिंदुसार। और मैं आपको बता दूं, एंटियोकस ने दार्शनिक भेजने को मना कर दिया था, उसने कहा हम दार्शनिक नहीं भेजेंगे। ये भी चीज याद रखिएगा। स्ट्रेबो है, स्ट्रेबो के अनुसार डायमेकस नाम का राजदूत बिंदुसार के समय में आया था। पेपर में पूछा गया प्रश्न कैसे था कि डायमेकस किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसको लिखा किसने, किसने इसके बारे में बताया है? तो स्ट्रेबो ने बताया है। और ये जो डायमेकस था वो किसका राजदूत था? एंटियोकस का राजदूत था। याद रखिएगा, ये सब चीजें पेपर में पूछी गई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। चलिए चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। What is called the process of depositing the impurities to remove impurities from the waste water? यहाँ पे क्या लिखा है? अपशिष्ट जल से अशुद्धियों को दूर करने के लिए अशुद्ध कणों को जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो अशुद्ध कणों को जमा करने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोक्यूलेशन दिया है, क्लोरीफॉर्म दिया है, स्कंदन दिया है जिसको कि कोगुलेशन कहते हैं, और फिर आपका फिल्ट्रेशन दिया है। फिल्ट्रेशन तो आप सभी को पता है, किसी भी चीज को फिल्टर करना। चाय पत्ती छानते हो तो उसमें से आप क्या करते हो? चाय निकालते हो, जो उसकी पत्तियां रहती है उसको छान देते हो। ठीक है, तो वो फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कोगुलेशन कहते हैं। ये जो प्रश्न है ना वो डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड है। अगर आप लोगों को पता है स्कंदन क्या होता है, कोगुलेशन क्या होता है, तो आप डायरेक्टली आंसर पे आ सकते हो। फोर्थ का सही उत्तर सी है। चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। एजर्शन और रीजन पे बेस्ड है, कथन और कारण पे।
आराम से पढ़िएगा। अगर आपको लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके पहले उत्तर दीजिए, फिर देखिएगा सही उत्तर आप दे पाए हैं कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे। अभी मैं बताऊंगी क्या है। लिखा है पहला स्टेटमेंट, किसी व्यक्ति के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है। कारण दिया है समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए नदी के जल में तैरने की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है। हाँ, समुद्र के जल में तैरना सरल होता है, एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे जो कारण दिया है कि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है, ये गलत है। यही तो गलत है। समुद्र के जल का जो घनत्व होता है वो नदी के जल के घनत्व से ज्यादा होता है। इसी वजह से इसमें तैराकी आसान होती है, इसमें इंसान आसानी से तैराकी कर सकता है, मतलब स्विमिंग कर सकता है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में, किसी व्यक्ति के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। इस वजह से तो वो आसानी से, उसकी बॉडी को आसानी से एक प्रेशर मतलब वो मिल जाता है, वो आराम से तैर जाता है। ठीक है, छठवें प्रश्न को हम देखते हैं। बैलेंस्ड हो जाती है, मतलब बॉडी प्रेशर नहीं, आप कह सकते हैं बॉडी बैलेंस्ड हो जाती है तैरते समय। छठवें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से वे कौन से शब्द हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। क्या बोला गया है, इसमें से कौन से शब्द आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है। जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, न्यायिक समीक्षा की बात की गई है, विधि की सम्यक प्रक्रिया की बात की गई है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई है, संविधान का उल्लंघन की बात की गई है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर नॉट मेंशन्ड है, ना ही जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान में कहीं लिखा है ये शब्द, ना ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहीं पे लिखा है। वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये जो शब्द है वो हमारे संविधान में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट मेंशन्ड है, इसी वजह से आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 जो कि बी है। 6 जो है वो बी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब प्रश्न बनता है संविधान का उल्लंघन, वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में लिखा है, तो ये आर्टिकल 61 में लिखा है, जिसमें कि इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात कही गई है। ठीक है, प्रेसिडेंट के महाभियोग की बात कही गई है, उसमें ये शब्द आपका मेंशन्ड है वॉल्यूशन। लेकिन अगर पेपर में ये प्रश्न पूछे कि क्या इसकी व्याख्या की गई है, क्या इसे परिभाषित किया गया है हमारे संविधान में, तो आप याद रखेंगे इसको परिभाषित हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया। इस शब्द को एज इट इज लिखा गया लेकिन परिभाषित नहीं किया गया। अनुच्छेद 61 को हम एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर उसके विरुद्ध संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। पेपर में डायरेक्टली ये भी प्रश्न पूछा है कि इम्पीचमेंट किसका हो सकता है, तो इम्पीचमेंट हमेशा प्रेसिडेंट का होता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए 7वें प्रश्न को हम देखते हैं। मिल्वाकी ट्रंच स्थित है। ठीक है, मिल्वाकी ट्रेंच इज लोकेटेड कहां पर है, इंडियन ओशन में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में या फिर साउथ अटलांटिक ओशन में। तो बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए हैं अटलांटिक ओशन में, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है सी। 7th का आपका सही उत्तर सी है। मिल्वाकी ट्रंच जो है वो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, याद रखिएगा। और इसको हम लोग प्लूटो रिको ट्रंच के नाम से भी, प्लूटो रिको ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। तो क्लास ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब यहाँ पर देखिए कुछ और प्रश्न बनते हैं, जैसे पेपर में पूछता है साउथ सैंडविच ट्रेंच कहां पर है, तो आप याद रखेंगे साउथ अटलांटिक ओशन में। डायरेक्ट पेपर में प्रश्न पूछता है, सुमेलित करने को बोला था एक पेपर में, पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार इन्होंने ट्रेंचेस के नाम दे दिए थे और यहाँ पे ओशन दे दिया था और आपसे बोला था मैच करने को। तो याद रखिएगा यहाँ पे साउथ सैंडविच ट्रेंच कहां पर है, साउथ अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, कर्माडेक ट्रेंच कहां पर है, साउथ पैसिफिक ओशन में है। अटाकामा ट्रेंच कहां पर है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और मैरियाना ट्रेंच कहां पर है, मैरियाना ट्रेंच तो कभी भी मत भूलिएगा, ये आपका वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है। यहाँ पर मैरियाना ट्रेंच दिया था और पैसिफिक में आपका साउथ पैसिफिक दिया था, नॉर्थ पैसिफिक दिया था। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि भाई मैरियाना ट्रेंच तो पढ़ा था, पैसिफिक ओशन भी पढ़ा था, लेकिन नॉर्थ में था कि साउथ में था याद ही नहीं था किसी को। और मैरियाना ट्रेंच क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डीप सी ट्रेंच है। ठीक है, डीपेस्ट ट्रेंच है, ये भी चीज याद रखिएगा आप। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास जरूर से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बन जाएंगे। अगर फंस जाएगा एक प्रश्न तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। चलिए
8वें प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए हैं और बोला गया है कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। एस्फाल्ट, ठीक है, पैराफिन वैक्स, एलपीजी की बात की गई है, गैसोलीन की बात की गई है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स लिखे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। एलपीजी तो आप लोगों को पता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फुल फॉर्म होता है, तो वहां पे तो आपको पेट्रोल दिख रहा है। गैसोलाइन भी पेट्रोलियम से मिलता है, पैराफिन वैक्स और एस्फाल्ट सभी सही है। तो 8th का डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं हम। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय। किसने इसकी स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई या फिर ढूंढो केशव कार्वे। तो यहाँ पर फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी जो थी वो ढूंढो केशव कार्वे द्वारा फाउंड की गई थी। और कहाँ पे फाउंड की गई थी? मुंबई में फाउंड की गई थी। ये भी चीज याद रखिएगा। 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? केशव कार्वे ने की थी, जिनको महर्षि कार्वे के नाम से भी जाना जाता है। 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। यहाँ पे ये भी प्रश्न एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार देखा गया है, ऐसा नहीं मतलब कुछ कुछ समय बाद ये प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इस साल पूछा गया तो अगले साल ही पूछ लिया गया। ये देखा गया बीच बीच में ऐसे प्रश्न डाल देता है प्रशासन, ठीक है। तो यहाँ पे यात्रियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपके शासक के नाम दिए गए हैं। तो यात्रियों के नाम देखिए, एडवर्ड टेरी, ठीक है, ट्रेवेनियर, रॉल्फ फिंच, फिर निकोलो डी कॉन्टी। तो यहाँ पर देखते हैं सही उत्तर क्या है। एडवर्ड टेरी की जब हम बात करते हैं तो ये किसके समय पे आया है? ये जहांगीर के समय पे आया है, ठीक है। ट्रेवेनियर की अगर हम बात करें तो ये किसके समय पे आया? ये शाहजहां के समय में आया। राल्फ फिंच किसके समय पे आया है? अकबर के समय पे। निकोलो दी कॉन्टी किसके समय पे आया? देवराय सेकंड के समय पे। निकोलो दी कॉन्टी वाला जो ये ऑप्शन आपका दिया गया है, डायरेक्टली पूछा गया था कि निकोलो दी कॉन्टी किसके समय पे आया था? तो देवराय सेकंड के समय में आया था। और ऊपर के 3 तो आपके मुगल के समय में आए थे, मुगल रूलर्स आपके हो गए, ठीक है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। यहाँ पे सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे सही उत्तर डी हो जाएगा। देखिए क्लास, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अकबर के शासन काल में सबसे पहला अंग्रेजी व्यक्ति जो आया था वो था रॉल्फ फिंच, ठीक है। ऐसे जहांगीर के शासन काल की अगर हम बात करें तो इसके समय पे विलियम हॉकिंस आया था। और पेपर में एक बार पूछा गया था, यात्रियों के नाम दिए गए थे और किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, वो पूछ लिया था। ये नहीं पूछा था कि वो किसके शासन काल में आए थे, पूछा था ये यात्री अंग्रेजी था कि डच था, ठीक है, ये पुर्तगाली था, ये पूछा गया था। तो याद रखिएगा विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था और ये एक अंग्रेजी यात्री था, अंग्रेज था, ठीक है। सर थॉमस रो अंग्रेज था, किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया था। ये भी पेपर में प्रश्न पूछा, मैं आपको बता दूं किसको जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को दी थी। ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है। विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी, ठीक है। एडवर्ड टेरी की बात करें तो ये किसके समय पे आया है? जहांगीर के समय पे आए हैं। ये भी एक अंग्रेज थे, ठीक है। और पेल्सर्ट की अगर हम बात करें, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट की, तो ये एक डच यात्री थे जो कि जहांगीर के समय में आए थे। इतने नामों को आज याद रखिएगा। अगली बार शाहजहां के समय पे कौन आया था उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी आज की क्लास में इतना याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मेरी स्पीड पढ़ाने की आप पे डिपेंड करती है। अगर आप चाहें तो वीडियो को फास्ट करके जल्दी जल्दी देख सकते हैं ना, तो उस चीज के लिए बिल्कुल भी पैनिक मत किया करिए, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दिया करिए ताकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं जो पेपर में पूछे गए हैं। 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, संविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्याग पत्र, निष्कासन अथवा किसी अन्य कारणों से रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तारीख से कितने अवधि में भरा जाना आवश्यक होता है। तो इसमें बोला गया अगर बाई चांस जो प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर दे या फिर उसकी डेथ हो जाए या फिर किन्हीं कारणों से सीट जो है वो वेकेंट हो जाए तो कितनी जल्दी उसका जो पोस्ट है, जो पद, जो वैकेंसी है उसको आपको पूरा करना है, फुलफिल करना है, मतलब फिल करना है, फुलफिल नहीं फिल करना है बोलना चाहिए। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, 2 माह के अंदर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है बी, 6 महीने के अंदर जो रिक्त स्थान है उसको भरना जरूरी होता है। बी सही उत्तर है।
चलिए 12वें प्रश्न को देखते हैं। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है जहां पे विद्रोह दिया गया है और संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। कई बार विद्रोह दे देता है, ईयर दे देता है। देखिए विद्रोह से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछते हैं, विद्रोह का नाम दे देता है और ईयर दे देता है, किस साल ये विद्रोह हुआ था। विद्रोह दे देता है, उससे संबंधित क्षेत्र दे देता है, या फिर विद्रोह दे देता है और उससे रिलेटेड जो लोग थे उस विद्रोह में, जो लीडर्स थे, उनके नाम दे देता है। तो इन 3 तरीके से प्रश्न बनता है और ज्यादातर मैच द कॉलम वाला, सुमेलित वाला ही प्रश्न बनता है। तो ये ध्यान से देखिएगा, जब हम कूका विद्रोह की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ए का 3rd, ठीक है। कुकी विद्रोह की बात करते हैं तो ये मणिपुर में हुआ था, तो तुरंत आ गया 3 और बी का 4। चलिए आगे देखते हैं। मोपला विद्रोह भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि केरल में हुआ था, और पावना विद्रोह बंगाल में। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपकी 12वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी पास्ट ईयर से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनको समझ में आता होगा कि मैम क्या कह रही है, मैम इस पॉइंट पे क्यों इतना एम्फेसिस दे रही है, उन लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। और जो पहली बार अभी परीक्षा में बैठ रहे हैं, क्लास जो भी चीज में कहती हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इंपॉर्टेंट है उसको जरूर एक जगह नोट डाउन करो। मैं आपको बता रही हूँ, आप पेपर देके आओगे, आप खुद कहेंगे कि मैम वहां से प्रश्न फंसा था, ठीक है। आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कूका, जिसको कि हम नामधारी विद्रोह भी कहते हैं, ये पंजाब में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका का नाम आप याद रखेंगे, ईयर 1840 से 72 तक, ठीक है। कुकी विद्रोह की जब भी हम बात करेंगे तो मणिपुर व त्रिपुरा में हुआ था 1917 में, ठीक है। संबंधित नेता आपके सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा क्लास, इंपॉर्टेंट चीज है सब। मोपला विद्रोह की बात करें तो मालाबार में हुआ था, केरल में 1921 में, एकदम से याद रखिएगा। और पावना विद्रोह की बात करें तो बंगाल में 1873 के समय ईश्वर चंद्र राय या शंभू पाल इसके लीडर थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 प्रश्न। यहाँ पे कुछ मेला के नाम दिए गए हैं और जिला दिया गया है। तो सबसे पहले ददरी मेला। ददरी मेला कहाँ पर लगता है, बलिया में लगता है, ए का 4th। ददरी मेला ए का 4th, तुरंत आंसर मिल गया, सी होगा। लेकिन हम और ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सरगना मेला दिया गया है, बटकेश्वर मेला दिया गया है और खारी झल्लू कार्तिक मेला दिया गया है। तो बटुकेश्वर मेला, जिसको कि पशु मेला भी कहते हैं, ये कहाँ पर लगता है, ये आगरा में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी का 2nd हो गया, एकदम सही। बी का 3rd आपका सरगना मेला जो है वो मेरठ में लगता है, और खारी झल्लू कार्तिक मेला जो है वो कहाँ पर लगता है, बिजनौर में। तो आंसर 13th का सी हो गया। यूपी स्पेशल से प्रश्न बनना होगा तो मेला, डांस, सॉन्ग, यहां से प्रश्न बनता है यूपी स्पेशल का। 14 प्रश्न को हम देखते हैं। औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन, ठीक है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। मेडिसिन कंसर्न विद द डोजेस, ये हम किस उसमें पढ़ते हैं, किस ब्रांच ऑफ साइंस में हम पढ़ते हैं। तो इसको क्या कोकोलॉजी कहते हैं, नोमोलॉजी कहते हैं, मिर्मिकोलॉजी कहते हैं, या फिर पोसोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, डी पोसोलॉजी, ठीक है। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन पोसोलॉजी कहलाता है। कोकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे सांप, बिच्छू, इन सब का मतलब सॉरी, जब हम कोकोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे सांप नहीं, यहाँ पे वो जो आपके सीप होते हैं, सीप या फिर शंख होते हैं, उनका अध्ययन कहा जाता है, ठीक है, कोकोलॉजी में। याद रखिएगा, मैंने गलती से सांप बोल दिया, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नोमोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये ब्रेन से रिलेटेड है, दिमाग किस तरीके का चिंतन कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये नोमोलॉजी में इसका अध्ययन कहते हैं, ठीक है। मिर्मिकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे चींटियों के एंट का अध्ययन किया जाता है, चींटियों का अध्ययन। 15 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पे कुछ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं और बोला गया है क्या ये करेक्टली मैच्ड है कि नहीं। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो आपको बताना है। चलिए एक एक को डिस्कस करते चलते हैं। फ्लावर वैली उत्तराखंड में है, एकदम सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मैरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में है, एकदम सही, कच्छ की खाड़ी में है, ठीक है। फिर आपका दिया गया है बादल खोल तमोर पिंगला हाथी रिजर्व, ठीक है। बादल खोल तमोर पिंगला हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, ये कहां पर है, ये आपका छत्तीसगढ़ में, एकदम सही है। यहाँ पे जो जंगली गधा वनजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड एश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये त्रिपुरा दिया गया, ये गलत है। ये कहां पर है, ये गुजरात में है,
ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड बोला था, इसलिए 15 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात में है। 16वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को 2 या 2 से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं। अच्छा, कौन से जैव मंडल आरक्षित, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व एक से ज्यादा स्टेट में फैले हुए हैं, ये प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगस्त मलाई दिया गया है। अगर हम अगस्त मलाई की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु और केरल में लोकेटेड है। ठीक है, तो 2 हो गया स्टेट, तो पहला सही है। दूसरा हम देखें, अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक, अमरकंटक है तो मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के साथ ये आपका छत्तीसगढ़, तो अचानक मार अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नीलगिरी की अगर हम बात करें तो नीलगिरी आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया और केरला, 3 जगह शेयर करता है। तो यहाँ पर आपका तीनों सही है, मतलब तीनों। तो यहाँ पे सही उत्तर, सॉरी क्या हो जाएगा क्लास, डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे डी 1 2 3 समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तीनों आपके एक से ज्यादा स्टेट्स में फैले हुए हैं। 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या है, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, देखते हैं। In which year National Forestry and Ecological Development Board was established to promote the activities of afforestation, natural balance and ecological development in the country? वीडियो को पॉज करके हिंदी में भी पढ़िए इसको। देश में वनारोपण, प्राकृतिक संतुलन तथा पारिस्थितिकी विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? डायरेक्ट प्रश्न है कि आपका नेशनल फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1992 में। ठीक है, 17 का सी जो है वो आपका सही उत्तर है। 18वें प्रश्न को हम देखते हैं। जब किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? ठीक है, जब कोई लाइट प्रिज्म से पास होती है तो सबसे ज्यादा डेविएशन किस लाइट का होता है? रेड, ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन, वॉयलेट। ठीक है, तो बैगनी का होता है। अभी मैं आपको फिगर के थ्रू इसको दिखा देती हूँ। 18 का डी सही है। ये देख रहे हैं आप, ये प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट लाइट जा रही है, ये डेविएशन है। तो यहाँ से देखिए डेविएशन क्या है, व्हाइट लाइट आपका इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन वो इतने रंगों में आपकी बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो डेविएशन ऑफ रेड लाइट शो कर रहा है। तो सबसे नीचे कौन सी लाइट है आपकी? वॉयलेट लाइट है। ठीक है, बैगनी है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन कौन शो कर रहा है? यहां से अगर आप एंगल बनाएंगे तो सबसे ज्यादा डेविएशन बैगनी रंग शो कर रहा है। अब आप सभी को पता है ये क्या होता है, विब ग्योर। ठीक है, विब ग्योर, वॉयलेट। ठीक है, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। चीजें क्लियर हो गई होगी। तो सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट लाइट का होता है, बैगनी का होता है। 19 प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात की गई है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात की गई है तो इसको देखते हुए चलिए, सबसे पहले सीएसओ की बात की गई है, फिर नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की गई है, कमिटमेंट ऑफ करेंसी ऑफ डेसिमल सिस्टम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूरल बैंक। तो आरआरबी का आपका गठन 1975 में हुआ था। ठीक है, डेसिमल प्रणाली 1957 में। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई की अगर हम बात करें तो ये 1949 हो गया। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका कब हो गया? सीएसओ का गठन 1951 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा हो गया? 1949 में नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। तो दो कहाँ कहाँ दिया गया है? बी में भी 2 दिया गया है, यहाँ पे भी 2 दिया गया है। उसके बाद 1 दिया गया है, चलो 1 आपको पता है, सीएसओ 1951। उसके बाद कौन सा होगा आपका? 1957 वाला, जो कि डेसिमल प्रणाली की बात की गई है, दशमलव प्रणाली की बात की गई है, तो वो 3। ठीक है, और फिर आखिरी में आपका 4 आरआरबी 1975। तो यहाँ पे 19 का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। बी आपका सही होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। सीएसओ की अगर हम बात करें, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन 2 मई 1951 को हुआ। ठीक है, यह भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है और इसके संस्थापक कौन थे? पीसी महानबोले से भी प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पे पीसी महानबोले से इसके संस्थापक थे। ठीक है, दशमलव प्रणाली 1 अप्रैल 1957 और आरआरबी की बात करें 2 अक्टूबर 1975। 20वें प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप? ठीक है, खारिफ फसल का उदाहरण कौन नहीं है? कॉटन, ग्राउंड नट,
ठीक है, तिल या फिर अलसी। तो मैं आपको बता दूं, कपास भी है आपका खारिफ क्रॉप, मूंगफली भी है, तिल भी है, अलसी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी। डी, ये गलती से लग गया, इसको हटा दीजिए। अलसी की बात करें तो अलसी जो है वो एक आपकी रबी की क्रॉप है। ठीक है, 21। अच्छा, ये कैसे याद करते हैं आप लोग, रबी और खारिफ ऐसे याद कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। ठीक है, जो खारिफ की क्रॉप होती है वो जून जुलाई के समय आपका उसको बोया जाता है और अक्टूबर के समय उसको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, जून जुलाई के समय उसको बोया जाता है, अक्टूबर के समय उसकी हार्वेस्टिंग होती है। देखो, इसमें कुछ ट्रिक की जरूरत नहीं है, कि थोड़ा सा आप दिमाग अगर लॉजिकली भी देखोगे ना अगल बगल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुआई कब होती, कटाई कब होती। ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी खारिफ और रबी क्रॉप के बारे में नहीं पता और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, ऐसे ही जब हम रबी क्रॉप की बात करते हैं तो उसको बोया कब जाता है, अक्टूबर के समय में, और काटा कब जाता है, मार्च के समय में। तो आप काजोल और रोम करके इसको याद रख सकते हैं। चलिए, 21वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ कमिटीज के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे एक एक कमिटीज के लेके चले तो यहाँ पे ये 1974 है। ठीक है, दिनेश गोस्वामी कमेटी की अगर हम बात करें तो ये 1990 है। ठीक है, वोहरा कमेटी की अगर हम बात करें तो ये 1993 है, और इंद्रजीत कमेटी की अगर हम बात करें तो 1998 है। तो अब देख के चलिए आप, यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाएगा तनख्वाह कमेटी। तनख्वाह कमेटी 1974। तो देख लीजिए तनख्वाह कमेटी कहाँ पे दिया गया है, ये तनख्वाह कमेटी हो गया। ठीक है, उसके सबसे पहले आपका 1990। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है इसको। एक बार इसको देख लेते हैं। इसका सही उत्तर आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 21 का ए सही है। देखिए, तनख्वाह कमेटी, सॉरी क्लास, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। तनख्वाह कमेटी आपका 1974 नहीं है, ये कब है, 210 है। इसको आप लोग सही करिए जरा, इसमें मिस्टेक जो हुई है मैं इसको इरेज करती हूँ। कभी कभी मुझे भी ईयर्स भूल जाते हैं। यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या है, इसको देखिए। हाँ, सही उत्तर यहाँ पर 1 2 3 4 है। हम लोग व्याख्या में ही देख लेते ईयर क्या है। तारकुंडे कमेटी की बात करें, यहाँ पे मैं तारकुंडे कमेटी और इसमें आपकी कंफ्यूज हो गई तनख्वाह कमेटी में। मैंने इसको तनख्वाह कमेटी को तारकुंडे कमेटी समझ के 1974 आप लोगों को बताया। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, तारकुंडे कमेटी की हम बात करें तो वो 1974 में आई थी। उसके बाद दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में आई थी, वोरा कमेटी 1993, इंद्रजीत कमेटी 1998, और तनख्वाह कमेटी जो है वो 2010 में। क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज आप लोग मार्क कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी भी चुनाव सुधार से आपसे रिलेटेड ये समितियों के नाम पूछ सकते हैं, या फिर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल देते हैं, जैसे कि हमने प्रश्न में देखा, या फिर ईयर दे देंगे, आपको सुमेलित करने को दे देंगे। तो उस केस के लिए आप एकदम तैयार रहिए, चुनाव सुधार से संबंधित इन समितियों के नाम याद रख लीजिएगा। और मेरी तरह बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, तारकुंडे कमेटी में और तनख्वाह कमेटी में दोनों टी था, तो मैं कंफ्यूज हो गई 1974 और 2010 में। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तारकुंडे कमेटी सबसे पहले आई थी 1974 में। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए, 22वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे 12वीं अनुसूची की बात की गई है, 12th शेड्यूल की बात की गई है, और आप सभी को पता है 12th शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, ये सब चीजें पता है। तो इसमें बोला गया है कौन कौन से जो फंक्शनल स्कोप है उसको म्युनिसिपैलिटीज के 12th शेड्यूल में हमारे संविधान में रखा गया है। पहला आपको दिया गया शहरी गरीबी उन्मूलन। ठीक है, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन की बात की गई है। फिर भू उपयोगी एवं भवन के निर्माण का विनियमन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द लैंड यूज एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड बिल्डिंग। फिर शहरी वानिकी एवं पर्यावरण का संरक्षण, अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं तो ये तीनों आपके 12th शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको मैंने बता दिया 12th शेड्यूल में क्या क्या चीजें। अच्छा, म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड अगर पूछता है तो भारत में नगरीय शासन प्रणाली को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संवैधानिक संशोधन अधिनियम 74वां जो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके थ्रू इसको संवैधानिक दर्जा बनाया गया। ठीक है, संवैधानिक बनाया गया, ये चीज आपको पता है, संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड किया गया, दिया गया। इतनी चीजें याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे
जो आपके 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के दायरे में जो 18 मदों को रखा गया है वो आपके मेंशन है। अगर आप चाहें तो एक बार सरसरी निगाह से इनको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ढंग से इसको समय निकाल के पढ़ लीजिएगा। चलिए 23वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे 23वां प्रश्न आपका डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है और मूल अधिकारों से रिलेटेड है। वीडियो को पॉज करिए और इसको पढ़िए। जो बड़ा स्टेटमेंट वाला प्रश्न होता है ना, ज्यादातर कोशिश क्या करिए आप खुद वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लिया करिए, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ ना तो बीच बीच में कभी मुझे रुकना पड़ता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए तो आप वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए। इसमें लिखा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी रिक्वायर लॉ, ठीक है, वाइल द फंडामेंटल राइट्स आर ऑटोमेटिकली चेंज्ड। यहाँ पे हम हिंदी में पढ़ते हैं, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए विधियों की आवश्यकता होती है, जबकि मूल अधिकार स्वतः परिवर्तित होते हैं। अब आप याद रखिएगा, जब भी हम डीपीएसपी की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये डायरेक्शन है। किसके लिए? स्टेट्स के लिए, कि आपको इस तरीके से अपनी पॉलिसीज बनानी है या फिर आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। डायरेक्शन है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये। तो ठीक है, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स करने के लिए कुछ लॉज बनाने पड़ते हैं, विधियां बनानी पड़ती है। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आपको पता है, अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होगा तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं। आप कह सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, और जो भी हनन करेगा, मतलब जो भी उसको नहीं फॉलो करेगा, आपका जो भी वॉलेट करेगा, उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। ये सब चीजें हैं, अगर आपने बहुत डीपली पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम देखते हैं, मूल अधिकारों की स्थिति के विपरीत न्यायालय किसी भी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाले कानून को असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, कभी भी फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर कोई डीपीएसपी ऐसा है जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो कोर्ट है वो उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये एकदम सही है। कोई भी ऐसा कानून है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को फुलफिल नहीं कर रहा, कुछ वॉलेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में कोर्ट उस लॉ को क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। 23वें का सी जो है वो आपका सही उत्तर है। 24वां प्रश्न देखते हैं। फिर एक बड़ा प्रश्न है, वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़िए, फिर मैं उत्तर बताऊंगी। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1905 में कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में प्रकाशित किया था। डायरेक्ट पेपर में प्रश्न पूछा था कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, और उत्तर आपका था कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा गया था कि संजीवनी किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो कृष्ण कुमार मित्र ने। तो एक ही स्टेटमेंट में आपको दो प्रश्न मिल गए। एक 1905 याद रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने, और संजीवनी में प्रकाशित किया था, ये भी याद रखेंगे। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में की गई बंगाल के विभाजन की घोषणा के विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ये भी एकदम सही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, और 7 अगस्त 1905 को इन्होंने डिक्लेयर किया था कि बंगाल का विभाजन होने वाला है। और आप सभी को पता है कि इन्होंने क्या कहा था कि बंगाल बहुत बड़ा है, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस वजह से हम उसको विभाजित कर रहे हैं। लेकिन ये सही कारण नहीं था। हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी, जो हिंदू मुस्लिम में जो एकता थी, उसको भंग करने के लिए ये बंगाल को विभाजित इन्होंने किया था। लेकिन इन्होंने एक प्रशासनिक दृष्टिकोण रखते हुए कहा था कि हम इन कारणों की वजह से बंगाल को विभाजित कर रहे हैं। तो उसको आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो चीजें लिखी है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे सी, ए में मत सोचिएगा कि मैम ने ए मार्क किया है, सी आपका सही उत्तर है। 25वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया कब फॉर्म हुई थी, ये पूछा गया है। तो चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या है, सी सही उत्तर है। चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल को पहली बार क्रिएट किया गया था। अब क्लास ये वाला जो पोर्शन है, मैंने आपको पहले भी कहा है, लक्ष्मीकांत की बुक में स्टार्टिंग में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके एक चैप्टर है, उसको जरूर पढ़िएगा, जहां पे चार्टर एक्ट्स दिए गए हैं आपके, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया गया है,
उसको पढ़िए, वहां से पेपर में प्रश्न बन जाते हैं, तो एक बार जरूर उसको पढ़िएगा और आने वाले टेस्ट में हम और डिस्कस कर लेंगे। 26वें प्रश्न को देखिए, ये भी एक पूछा गया प्रश्न है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। The entire sequence of communities that successively changes in a particular area। पर्टिकुलर एरिया की बात कह रहे हैं और जो बोल रहे हैं, यहाँ पर पेड़ थे खूब ढेर सारे, यहाँ पे अब छोटी ग्रासेस निकल आई या फिर चढ़ने वाले पेड़ निकल आए। ये जो कम्युनिटी में जो चेंज हो रहा है, इसको हम किस टर्म से इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? तो ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन, फिर है सीरे, फिर उसके बाद समुदाय गतिकी जिसको कि कम्युनिटी डायनेमिक्स कहते हैं, या फिर जैव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ पे सही उत्तर है आपका सीयर। ठीक है, सेरी, सेरी या सीयर जो भी आप बोलिए। तो 26वें का बी आपका सही उत्तर। 27वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द पेट्रोलिटिक फायर बी एक्सटिंग्विश्ड? रेत, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, लकड़ी का बुरादा। वैसे आपको ना आग जहां लगती है वहां पे किस चीज का यूज किया जाता है, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। लेकिन यहाँ पे पेट्रोलिटिक फायर की बात की गई है, इस वजह से इसका सही उत्तर होगा सैंड। ठीक है, सैंड का यूज करके पेट्रोल जनित आग को आराम से बुझाया जा सकता है। एक अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 28वां प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे अणु दिया गया है और प्रेजेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं, उपस्थित तत्व दिए गए हैं। विटामिन B12 की बात करें, हीमोग्लोबिन की बात करें, क्लोरोफिल की बात करें या फिर ब्रोंज की बात करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो सबको हीमोग्लोबिन पता होगा। हीमोग्लोबिन आयरन, पता है ना, आयरन की गोलियां खाओ, हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कढ़ाई में खाना खाओ। हाँ, तो ऐसा सब लोग बोलते हैं ना, लोहे में खाना खाओ, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ब्लड बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए बी का 3 कहाँ कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है। अच्छा, क्लोरोफिल की अगर हम बात करें, क्लोरोफिल आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स में आपके प्रेजेंट होता है। इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम होगा। ठीक है, सी कहाँ गया, सी का फर्स्ट यहाँ दिया गया है। चलिए अब तो हमें उत्तर मिल गया। ठीक है, अब विटामिन B12 की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, और ब्रोंज की बात करें तो कॉपर हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 28वें का ए। आप में से कई बच्चे तो कब का आंसर दे लिए होंगे, सब सोच रहे होंगे मैम ये आप क्यों इतने धीमे धीमे आंसर दे रही हैं। तो जिन बच्चों ने भी मेरे से पहले उत्तर दे लिया उनको एक टॉफी मेरी तरफ से खा लीजिएगा आप लोग। चलिए 29 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे कंट्री दी गई है, राजधानी दी गई है, देश दिया गया है राजधानी। अब कौन सी राजधानी सही नहीं दी गई है इसको देखिए आप लोग और मुझे उत्तर बताइए। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं दिया गया? आपका बुरुंडी का गलत दिया गया है। 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बुरुंडी। आपका बंजुल, यहाँ पे बंजुल दिया गया है वो गलत है। यहाँ पे बुरुंडी की अगर हम बात करें तो बुजुम्बुरा करके इसकी राजधानी है। ठीक है, बुजुम्बुरा। यहाँ पे हम इसको लोकेट भी कर लेते हैं, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है, ये बुरुंडी है जिसकी की राजधानी बुजुम्बुरा है। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा, वीकेस्ट फोर्स कौन सा है इन सब में? तो ग्रेविटेशनल दिया गया है, इलेक्ट्रिक फोर्स दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दिया गया, न्यूक्लियर फोर्स दिया गया। भाई न्यूक्लियर फोर्स समझ रहे हो ना, न्यूक्लियर बम अगर फूट जाए तो सब नष्ट हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जाके छू लो, बिजली का तार चिपक जाओगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी स्ट्रांग होता है। ग्रेविटेशनल आपको पता है अर्थ पे न्यूटन्स लॉ आप सभी ने पढ़ा होगा, सेब ऊपर से गिरा नीचे आ गया, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे है, लेकिन क्या हम लोग फील कर पाते हैं? नहीं कर पाते, लग रहा है ना ये बल। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स की बात की गई है, तो कौन सा होगा आंसर? ए होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो थैंक यू सो मच क्लास। अब आज के सेशन को हम यही खत्म करते हैं। आज हमने 30 प्रश्नों को डिस्कस किया। होप आपके लिए ये सेशन यूजफुल हो। अगर आपको लगता है वीडियो की स्पीड बहुत स्लो है तो आप वीडियो को फास्ट करके देखिए, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जहां पर भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने को बोलती हूँ ना, वहां पे आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या फिर नोट डाउन कर लिया करिए। जैसे भी आप पढ़ते हैं उसके अनुसार आप पढ़िएगा, क्योंकि
लास्ट में जब हम पूरे टेस्ट को एक बार कवर कर लेंगे तो आपको ये खुद फील होगा कि हमने बहुत ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। और इन प्रश्नों में पीवाईक्यूज भी शामिल होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एकदम नए होते हैं, कुछ पास्ट ईयर्स के भी क्वेश्चंस होते हैं। और मैं आपको व्याख्या में बताती चलती हूँ कि यहाँ से पेपर में प्रश्न बना है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा इस चीज को। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत होती है, जैसा कि आप लोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताते कि मैम पेन के कलर में दिख नहीं रहा था, या फिर स्लाइड का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो गया था, ऐसी कोई भी दिक्कत होती है पढ़ाई में आपको, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, फिर आने वाली क्लासेस में हम उसको दूर करेंगे। तो धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।